जो पीछे बैठे हैं अपने आप आगे आ जाओ, जल्दी आओ आगे, कोई पीछे बैठा हुआ नहीं मिल जाए। यहां से इधर मूव करो, इस साइड मूव करो, वहां से दिखेगा कैसे? एक साइड आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, एक साइड इधर आओ, यहां बैठो सारे। अरे वहां से इधर आ जाओ सारे। हाँ, एक साइड बैठो, यहां दिख जाएगा। वहां पीछे नहीं चाहिए मुझे कोई भी बैठा हुआ, इस साइड आओ, दिख जाएगा यहां से, ठीक है, कोई नहीं। इधर हो जाओ भाई, चिट्ठी भेजो जल्दी आ, दिख रहा है? आप वापसी बैठ जाओ, आगे आ जा भाई, आगे आ जा, यहाँ पे आ, तू भी भाई आ गया। जल्दी आ, जल्दी इधर आ, यहाँ जल्दी आ भाई, तू आगे बैठ जाना यहाँ, या बीच में बैठ, कम से कम दिखे, छुप के बैठना चाह रहा है तू भाई, तू वहां क्यों बैठ गया? मना करी ना, यहाँ पे आ। सबने प्लान कर लिया क्या करना है? आगे आ जा, यहाँ पे, यहाँ आगे आ जा। सबने प्लान कर लिया छुट्टी पे क्या करना है? ठीक है, डेली एक चैप्टर खत्म करो मिनिमम, क्लियर? बॉटनी का है, आगे मर्जी है तुम्हारी, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें। जल्दी बैठो, बाहर घूम रहे हैं बच्चे क्या अभी भी? यहां आ जाना भाई, तू आगे आ जा, इधर खाली है, गेट बंद। पहले पढ़ो फिर बात करते हैं कुछ। बेटा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो, आगे पढ़ रहे हैं। देखो, कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे भाई, बस सुनो सारे लोग, टोटल 3 के आसपास या 10, मैं प्लान करके फाइनल बता दूंगा आपको, 3 टेस्ट पीडीएफ के फॉर्म पे और ऐप पे आएंगे, ठीक है? उनका सिलेबस आपको दे दूंगा 10 तारीख तक, एक 3 को होगा, एक 6 को होगा और एक 10 को होगा। बॉटनी का टेस्ट कह रहा हूं, 3 वाले में एनाटॉमी क्वेश्चन छोड़ दियो, ठीक है? सही है, 3 को होगा, 6 को होगा, 10 को होगा, 3 टेस्ट करा देंगे। आप अपना आराम से उसको ऐप पर अटेम्प्ट कर लेना, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करके जाके वो एक बना होगा सेक्शन, वहां जाके अपना कर लेना, तीनों टेस्ट देने प्रॉपर तरीके से, ठीक है? अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो कल से, ठीक है? डेली एक चैप्टर खत्म करो, पीडीएफ भी दे दूंगा पर पीडीएफ से मत करो, सिलेबस मैंने बताया होगा आपको, वीडियो में मिल जाएगा, नहीं मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा आपको। दूसरा क्या है, आपको जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 2 डोपा 3 डोपा ऑनलाइन में दे चुका हूं मैं, तो अभी इसका डोपा प्राइम बनाने में टाइम है, तो मैं वो डोपा भी आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? तीसरी चीज, कोशिश करो, प्लीज सुन लो ध्यान से, कोशिश करो जितना सिलेबस यहाँ पढ़ा दिया किसी भी तरीके से करके उसको कंप्लीट करना, ठीक है? एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, जो करना पड़े, उसके लिए पूरा एफर्ट डाल दो, उसको रिवाइज करना। जिन बच्चों के नंबर 140 150 के सब्जेक्ट में आते हैं, इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें आता है लेकिन वो रिवाइज नहीं करना चाहते। वो क्या सोचते हैं कि मुझे आता तो है, रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि वो नोट्स नहीं पढ़ते ठीक से, याद नहीं करते, तो वो गैप हमेशा बना रहेगा, ठीक है? जब तक आप खुद के मन को समझा के नहीं मुझे बार बार रिवाइज करना है नहीं करोगे, वो गैप खत्म नहीं होता। आना अलग चीज है, रिवाइज करके परफॉर्म करना अलग चीज होती है, क्लियर है? नीट का एग्जाम मुश्किल क्यों है बता देता हूं,
नीट के एग्जाम का क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है, उस एग्जाम को देने के लिए टेम्परामेंट मुश्किल है। मतलब 3 घंटे में उतने क्वेश्चन बिना एरर किए करना मुश्किल है। इतने बड़े एग्जाम के लिए बार बार रिवीजन करना मुश्किल है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं होते कि उनकी हैबिट क्या होती है, वो रिवीजन नहीं करना चाहते। ठीक है, उनको हर बार लगता है कुछ नया पढ़ते हैं, उससे उनको पिछला रिवाइज ही नहीं होता, सिर्फ 70% आता होता है। उससे वो टॉपिक तो ठीक करके आते हैं, पर उसके बहुत सारे क्वेश्चन उनके अपने आप गलत हो जाते हैं। नीट में वो बच्चा सिलेक्ट होता है जिसकी ईगो नहीं है किसी चीज की, मतलब टॉपिक के साथ ईगो नहीं है। समझ आ रहा है? जो ये नहीं करता कि यार ये तो मुझे आता ही है, आता है तो भी रिवाइज करना, नहीं आता तो करना ही है। क्लियर है? सिलेक्ट वो होगा जिसकी बेटर रिवीजन होगी, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। ठीक, आईक्यू नहीं अच्छा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। मल्टीपल रिवीजन, चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो। फिजिक्स में तो और दिक्कत है, आप रिवाइज करने बैठते हो, क्वेश्चन रीड कर लेते हो, सॉल्यूशन के साथ नहीं करना, सॉल्व करो। सर वो आता तो है फिर भी करो, यही दिक्कत है। ठीक है, डोपा प्राइम फिर से बनाओ सारे। मैं सेल और उसका लिविंग वर्ल्ड का सॉल्यूशन दे दूंगा, इसका भी मैं डोपा प्राइम डाल दूंगा रेस्पिरेशन का। तो आपके पास रह जाएगा प्लांट को डेवलपमेंट, और एक रह जाएगा, एक क्या रह जाएगा, एनाटॉमी, बायोमोलिक्यूल, मतलब वो तो पढ़ाना है अभी मुझे ना। ठीक है, तो मैं बायोमोलिक्यूल भी बना लूंगा, मेरे पास टाइम रहेगा। तो मैं आपको डोपा प्राइम के सॉल्यूशन दे दूंगा। तो जिन्होंने बना लिया फिर से बनाओ। फिर से कैसे बनाएंगे, तरीका क्या है, पूरा रिवाइज करो। अगर 200 क्वेश्चन है तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां करके बनाओ। ठीक है, अगली बार रिवाइज करना तो दूसरा, चौथा करके करना। पर हमेशा याद रखो, जब भी आप सॉल्व करोगे दिमाग लगाए बिना वो सॉल्व नहीं होगा, उसके आंसर याद नहीं होते। जो मेरे वाले क्वेश्चन है वो वाले नहीं है कि जिनके आंसर याद हो जाए, वो दिमाग लगेगा ही थोड़ा बहुत उसमें। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर जाओ सारा चैप्टर, क्वेश्चन बना के फिर से वही साइकिल घुमाओ। नोट्स याद कर लिए, डोपा प्राइम सॉल्व कर लिया, और एक बार एनसीईआरटी रीड कर ली, बस। एक बार साइकिल फिर से घूमनी चाहिए। ठीक है, ये जितना चल रहा है माहौल, पढ़ रहे हैं, दिवाली आ रही है, घर जाना है, इन सब में मेन चीज ना भूलो। ठीक है, कि आपका 6 महीने 5 महीने बाद पेपर है, इसको ना भूलो बस। सब चला जाएगा हाथ से, सब निकल जाएगा, समय है ना, कटा जाएगा। तुम देखते ही हो, टाइम निकलता है जल्दी से। पिछले साल जब तुम सिलेक्ट नहीं हुए थे, ये टाइम भी तो निकल गया ना, 3 4 महीने का, ये भी निकल जाएगा। सही है, तो टाइम तो निकलना ही है। बदलाव कब आएगा, ये 10 12 दिन है। किया जा सकता है, पॉसिबल है, करा है बच्चों ने, करते हैं। ठीक है, अगर आप इस 10 12 दिन के बाद उस सिचुएशन में है कि आपको 70% सिलेबस भी आता है 11th का, लेकिन ढंग से आता है, 100% सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपको 12th का सिलेबस करना है, जो फिजिक्स में ज्यादा है, बाकी में उतना नहीं है। बायो में तो नहीं है 12th का, जेनेटिक्स ही मेन है। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी उतना मुश्किल नहीं है, मेन ह्यूमन हेल्थ पड़ता है आपको। तो जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक आसान है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान से होता है। तो इकोलॉजी भी आसान है, उसमें ज्यादा कुछ समझ में आ गया तो बन जाता है। तो पॉइंट क्या है, 70 के आसपास आपको करना है भाई। बैकलॉग तो आपकी प्रॉब्लम है ना, माइक्रोब्स तो यार एक दिन का है, वो कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने आप दे दूंगा जब मेरे को देना होगा, अभी तो नहीं जरूरत है उसकी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो 10 दिन के लिए। ठीक है, क्लियर? नहीं तो नहीं होगा, मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको पता है, कब परसों अगर आपका बोर्ड का पेपर होता, तो आज पूरे दिन पढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो। समझ में आ रहा है? वो करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, पूरा 10 दिन वेस्ट होता है। आज कर लेंगे, और सबसे मुश्किल काम होता है पहला चैप्टर करना। बैठकर पहला चैप्टर करना, पहली बार बैठना ही सबसे मुश्किल काम है। अभी बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, बैठता ही नहीं बच्चा पढ़ने। समझ में आ रहा है? तो मेंटली प्रिपेयर करके करो, हो सकता है, नहीं तो फंस जाओगे। और ये वाले 10 दिन निकल गए, फिर आप क्या करोगे, 12th के साथ करने की कोशिश करोगे, 11th नहीं होगी। 12th भी ठीक से नहीं हो रही है, अगर 11 ठीक हो गई तो 12 ठीक से हो जाएगी। आराम से 2 महीने में रिवाइज होके 670 680 नंबर आते हैं, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसे ऐसे बच्चे हमसे मिलने आए, 500 550 टेस्ट में आ रहे थे, पेपर इजी था, 680 मार गए, क्योंकि उनका टेम्परामेंट ठीक था। वो ये कह रहे थे कि सर हम टेस्ट दिए जा रहे थे,
भले ही कमा रहे थे, पर हम टेस्ट नहीं छोड़ रहे थे। दूसरा, टेस्ट के पेपर को भी एक बार पूरा घुमा लिया। तो अभी तक आपके जितने टेस्ट पेपर हुए हैं उनके पेपर्स को भी एक बार घुमा लो। समझ में आ रहा है? ताकि सारे क्वेश्चंस घूम जाए आपके एक बार। ठीक है, आपके पास फिजिक्स की कॉपी है ही, सबकी कॉपी है, क्वेश्चन से एक बार घुमा लो, गो थ्रू हो जाओ। क्लियर? और कोई तरीके नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक से रिवीजन मटेरियल प्रकट होगा फिर तुम कुछ करोगे। बार बार मैं वही बोलता हूँ, उसी चीज को बार बार करना है। एक बार यहां घुमा लो, एक बार जाके आगे दिसंबर के आसपास घूम जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन वहां पे शायद कभी बंद हो तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद तो फिर फैब के बाद तो आपके पास टाइम बहुत है, पूरा पूरा दिन होता है, आराम से रिवाइज होता है। ठीक है, क्लियर? नहीं तो बेटा फंसते जाओगे। मैं बहुत इस चीज को देखता हूँ, हर साल देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर साल यही टाइम होता है, बच्चे निकल के आते हैं। ठीक है, और जैसे आपका ये एग्जाम हो जाएगा, क्या नाम है, जैसे ये छुट्टियां ओवर होंगी आपको भी समझ में आने लगेगा, अब चीजें मुश्किल होती जा रही है। हमने लास्ट ये पढ़ा था कुछ ना। ठीक है, हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें क्या पढ़ना है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार एनसीईआरटी में एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पैराग्राफ पढ़ो सारे। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पैराग्राफ पढ़ो। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पैराग्राफ पढ़ो। जल्दी जल्दी, देखो क्या समझ में आ रहा है। 158 पेज नंबर है कुछ की बुक्स में, और कुछ में 200 कुछ है, 231 होगा। कुछ की बुक में 158 पेज नंबर है। एनसीईआरटी नहीं है तो पढ़ो बेटा। बोर्ड पे ध्यान दो सारे। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कह रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया है। उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, कह रहा है पायरुवेट से 3 CO2 बना रहे हैं। तो पायरुवेट से एक CO2 यहां बनता है, और क्रैब साइकिल में कितने CO2 बनते हैं? 2। अब अगर आप पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखो तो पायरुवेट के स्ट्रक्चर में ये है। अगर आपको इसमें 3 CO2 बनानी है तो हाइड्रोजन हटानी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन हटाई गई है वो कहां गई है? सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये जो पहले स्टेप की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दो चीजों की। एक बात कर रहा है लिंक रिएक्शन की, और दूसरा बात कर रहा है किसकी? क्रैब साइकिल की। क्योंकि पायरुवेट से 3 CO2 दोनों मिला के बनता है। तो जो उसने स्टार्टिंग की लाइन लिखी है ना,
कहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले पायरुवेट में से स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो वो हाइड्रोजन किसको मिलती है? वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है? एनएडी। हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय एनएडी। क्या बनता है? टू फॉर्म NaDH। क्या बनता है? NaDH। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? NaDH ऑक्सीडाइज होता है ETS में। ऑक्सीडाइज होता है ETS में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन है, जिसे आप हाइड्रोजन कह रहे हो, जिसको आप क्या कह रहे हो? हाइड्रोजन कह रहे हो, वो ट्रांसफर होता है किसको? ऑक्सीजन को। किसको ट्रांसफर होता है? ऑक्सीजन को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, फोकस करो मेरी तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर हमारे पास, ध्यान देंगे, यहां पर हमारे पास, सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर मेरे पास ये ETS है। तो ETS को किसने NAD, किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? NADH ने। तो ये ETS है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसने? NADH ने। तो NADH किस में कन्वर्ट हो गया? NAD प्लस में। तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे प्लस प्रोटॉन है मेरे पास और ऑक्सीजन, सही है? कहां से आई है ऑक्सीजन? बाहर से आई है। क्या बन गया मेरे पास? पानी। और इसकी वजह से यहां क्या इकट्ठा कर लिए? प्रोटॉन। और फिर ATP बन गई। तो दो पॉइंट लिखे हैं उसने। पहला लिखा है, अब वो यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ETS की। तो इसका मतलब उसने जो दो स्टेप लिखे हैं, पहला स्टेप कहां हो रहा है? लिंक रिएक्शन, और ये कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। पहला रिएक्शन कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। दूसरा रिएक्शन कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। समझ में आ रहा है? अब वो उस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कह रहा है कि जो प्रोटॉन है वो हम देंगे और उसके साथ ATP बना लेंगे, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कौन देगा? ETS। और यहां प्रोटॉन इकट्ठा होगा, ये वापसी जाएगा तो ATP बनेगा F0 F1 से। अब वो लाइनें पढ़ो, आपको समझ में आएगी। उसने पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन को दो स्टेप में बता दिया है। पहले स्टेप में लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल दोनों है, और दूसरे स्टेप में ETS की बात कर रहा है। क्लियर है? पढ़ो NCERT। नहीं कुछ समझ नहीं आएगा आपको आगे। पढ़ो, देखो ये लिखा हुआ है, पहला जो दो पैराग्राफ मिला, पेज 158, और कुछ में 231 होगा। ये लिखा हुआ है ना, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले हैं? H+ और इलेक्ट्रॉन निकले हैं, सही है? वो किसको दे रहे हैं? ETS पे जा रहे हैं, और ETS से फाइनली किस पे जा रहे हैं? ऑक्सीजन पे। क्या बन रहा है? ATP बन रहा है? दो मतलब प्रोसेस साथ ही चल रहा है एक तरीके से। पहले H+ इकट्ठा करेंगे, पर वो मानते हम साथ में ही है। हाँ बेटा, अभी नीचे है वो लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है। उसने क्या बोला है? व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फर्स्ट प्रोसेस कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। और दूसरा कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये किसकी बात कर रहा है इनर वाले में? ETS की। समझ में आ रहा है? वो इसकी बात कर रहा है। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिंक रिएक्शन। उसके बाद उसने लिंक रिएक्शन लिखा है, सही है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म में। सिर्फ वहीं तक पढ़ना है बेटा। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ये नहीं पढ़ना, ये मैं पढ़ा रहा हूं। लिख लो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा।
लिखें, आगे पढ़ें, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, आज इंपॉर्टेंट चीजें करानी है इसमें। एक आपको वो बताना लिंक रिएक्शन और दूसरा बताना क्रैप साइकिल, आज ही दोनों। सबने वो वर्कशीट बना ली थी फोटोसिंथेसिस की? है, ठीक है। वर्कशीट एक इसकी भी रहेगी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की अभी तुम्हें आता तो नहीं है ना चैप्टर, दे दूंगा, मेरे पास है वो पहले से। वर्कशीट से क्या फायदा होगा, लास्ट में जाके डोपा प्राइम वर्कशीट और नोट्स रिवाइज कर लेना, उससे आपको सारा डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। बेस्ट तो क्या हो, कम से कम ऐसी 1000 फिल इन द ब्लैंक्स हो जिसमें पूरी 11th रिवाइज हो रही हो, है ना, तक मिक्स हो वो आपस में। ठीक है, जैसे मीजोकार्प किस में खाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हो कि हेट्रोस्पोरस कौन है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन हो कि हमारे पास लिंक रिएक्शन में कितने CO2 बनते हैं, ऐसा मिक्स रहे सब। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है, जब एक ही चैप्टर का आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। जब मिक्स होते हैं ना अलग अलग चैप्टर के, तो दिमाग उस चैप्टर के अंदर जाता है एक्चुअल में। जब पढ़े हुए मान लो आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं आता, जब पढ़ा हुआ होता है तो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन होता है तो आप अपने दिमाग में पहले वो चैप्टर सोचते हो, फिर आप उसका टॉपिक सोचते हो, फिर आप उस टॉपिक में एंटर करते हो। इस तरीके से दिमाग स्विच करने में टाइम लगता है, सही है। यही टाइम सिली मिस्टेक कराता है एग्जाम में। ठीक है, जब पेपर लेंथी होता है तो टाइम ज्यादा लग रहा होता है, तो बच्चा पैनिक करना शुरू कर देता है। समझ आ रहा है? कि जैसे वो क्वेश्चन पूछ दे आपको, हाइड्रोजन कैरियर बिटवीन PS2 PS1, प्लास्टोक्यूनॉन, तो फिर अगला क्वेश्चन वो पूछ दे एल्गी वाले टॉपिक से, सही है, कि हमारे पास जो है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, तो वो इस तरीके से स्विच करेगा ना, तो दिक्कत होती है। ठीक, फिर वो अचानक से क्वेश्चन दे दे कि ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, समरी में लिखा, एक बच्चा उस दिन पूछ रहा था, कौन था, समरी में है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ER बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछ दे कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरिया में क्या स्ट्रक्चर होता है, मीजोजोम्स। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रेंडम जब रहेगा ना, तो आपको फायदा होगा। फाइनल प्रैक्टिस वही चाहिए। ठीक, फिर अचानक से पूछ दे पेरीगाइनस ओवरी प्रेजेंट इन, हाँ, रोज प्लम पीच। ठीक है, सही है। एक काम करेंगे, जो पहली क्लास होगी इसके बाद ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे लेके आऊंगा, कम से कम मुझे मैसेज भी कर देना याद दिलाने के लिए, कोई भी जिसके वजह नंबर हो। 40-50 क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स लेके आऊंगा मिक्स, अब कॉपी में सॉल्व करेंगे सामने। ठीक है, क्लास में 50 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक स्लाइड पे ले आऊंगा। ठीक है, हाँ, जब भी आपकी क्लास होगी 11 को, हो सकता है मैं आऊं या सर्वेसर सर आएंगे। ठीक है, चांसेस है सर्वेसर सर भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये उनको आना ही है अब। सही है, हाँ, मतलब सर्वेसर सर आएंगे तो फिजिकली पढ़ाते हैं शायद वो, हैं, ऐसा नहीं जूलॉजी पढ़ा के जाएंगे, है भाई, मतलब स्लोट ऐसे मेंटेन होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो वैसे ही अल्टरनेट है, वो तो आपस में है ही नहीं। तो अगर उस वीक में मान लो MD सर नहीं है, तो उस वीक में वो फिजिकल की क्लास होगी, वैसे भी दोनों में से किसी एक को वैसे भी अब निकलने का टाइम आ गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से किसी को। ठीक है, सिलेबस का पता नहीं तुम्हारा कितना रह रहा, अभी सबका रह रहा है ज्यादा। और इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन हो गया नहीं, अभी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ अभी।
डी एफ कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक। पी तो छोटा है, नहीं कट गया ना सिलेबस उसमें से। शॉर्ट एनालिसिस तो कोई सर्विसर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या वही करा देंगे सर बाद में। चलो पढ़ ले भाई। भाई बस करो यार, इधर ध्यान, आओ इधर। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहां होता है बताओ? साइटोप्लाज्म, शाबाश। लिंक रिएक्शन क्या है? लोकेशन है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। इधर देखो सारे बच्चे, हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है? लेंथ, लेंथ 1 से 4.1, 1 माइक्रोमीटर से 4.1, और क्लोरोप्लास्ट की 5 से 10, ठीक है। कौन बड़ा है साइज में? क्लोरोप्लास्ट बड़ा है, ठीक है। बाहर से यहां पे अंदर कौन घुसा है? यहाँ पे पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन है? 3 कार्बन। उससे मुझे बनाना है एसिटाइल को, ठीक है। फोकस करो, एक बार में समझ में आना चाहिए। आप सुनो ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पे। इधर देखो, बोर्ड पे देखो सारे। हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, COH, ये पायरुविक एसिड है या पायरुवेट बोल सकते हो। अभी फिलहाल मैंने पायरुविक एसिड लिखा है। हमने क्या करना है, इसके साथ 2 रिएक्शन कराने हैं। बोर्ड पे ध्यान दो सारे। एक मैंने यहां से CO2 घटा देनी है। जब CO2 निकलती है तो उस प्रोसेस को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर एक तो हो रही है डी कार्बोक्सिलेशन। जब CO2 हटा दूंगा, जब CO2 हटा दूंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा? ये आएगा। अगर मैं COH ग्रुप हटा दूं तो हाइड्रोजन लग जाएगी, एल्डिहाइड बन गया। दिख रहा है सबको? किसी को दिक्कत हो रही है इस बात में? एल्डिहाइड दिख रहा है सबको? बोलो, ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये COH बन जाएगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आएगा? रिड्यूस होगा, NADH बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है? नहीं होता है ना? हाँ, तो NAD+ खुद रिड्यूस हो रहा है, तो NAD+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो उसने एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया? COH में। सही है, ठीक है। इसको हम क्या नाम बोलेंगे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था PgL से 1,3-BPG वाला, याद करो। उसमें हमने ये बोला था कि PgL की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी पे फॉस्फेट जोड़ दिया, अगले स्टेप में निकाल के ATP बना रहे थे, याद है? यहां पर भी क्या किया हुआ है, हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो मैंने क्या किया, एक एक एंजाइम, को एंजाइम जोड़ दिया, उसका नाम कोएंजाइम A है। इसकी कार्बन काउंट नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई कार्बन काउंट नहीं होती। तो जैसे मीथेन का डेरिवेटिव मिथाइल है, ऐसे एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव क्या होगा? एसिटाइल होगा, और उसको लिखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम है। सिर्फ ये क्या है बेटा, एसिटिक एसिड में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, टेम्पररी कोएंजाइम में जोड़ दिया, ये एनर्जी बॉन्ड में स्टोर हो गई। मतलब ये एसिटिक एसिड था, इस पर जाकर कोएंजाइम में जोड़ दिया, जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा इनका, उस एनर्जी को कहीं यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एसिटिक एसिड से ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। एक्टिव मतलब रिएक्टिव। क्लियर है? अब ये तो मैंने स्टेप सिखाए हैं, रियल में आपको एक स्टेप में याद करना है, क्या वो? ये यहां पर आपने क्या करा है, NAD+ से NADH, तो क्या ऑक्सीडेशन भी हुई है? बोलो। तो
इस पूरे प्रोसेस में जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही हो, उसको प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें मेरे पास जो एंजाइम चाहिए, जो इसके लिए एंजाइम चाहिए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखो, जब भी मेरे पास NaDH इन्वॉल्व होगा, जब भी मेरे पास NaDH और FADH2 इन्वॉल्व होगा, तो एंजाइम का नाम हमेशा डिहाइड्रोजिनेज होगा, क्योंकि ये एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है। कौन सी रिएक्शन कराता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है। यस। और जब भी मेरे पास ATP लगेगा, जब भी मेरे पास क्या होगा बेटा? ATP लगेगा, तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? काइनेज। आ रही बात समझ? सही है? तो एंजाइम क्या आएगा? डिहाइड्रोजिनेज। और जब ATP इन्वॉल्व होगा तो क्या लिखते हैं? काइनेज। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इस रिएक्शन में दो चीजें हो रही हैं, एक हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन, तो एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज होना चाहिए, और एक और नाम होना चाहिए डिहाइड्रोजिनेज। अब जरा समझना मेरी बात को ध्यान से, पानी की बोतल दे, देख मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे ये मेरे पास, भाई इधर ध्यान दो, ये पानी की बोतल जो है ये दो पार्ट से बनी है, एक ये और एक ढक्कन, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अब ये दोनों प्लास्टिक हो सकते हैं, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि कोई एंजाइम या तो सिर्फ एक प्रोटीन का बना हो, जब भी वो एक से ज्यादा प्रोटीन का बनता है तो उन्हें हम सब यूनिट कहते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट कहते हैं। तो एंजाइम कई तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ एक प्रोटीन का बना है, समझ में आ रहा है? एक कई प्रोटीन है उसमें, तो उसे हम कह सकते हैं मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स। समझ में आ रहा है? मल्टी सब यूनिट एंजाइम। तो ये जो हमारे पास है एंजाइम जो है, इसमें दो तीन पार्ट होते हैं, मतलब कई पार्ट होते हैं। किसी पार्ट में एक्टिविटी होती है डीकार्बोक्सिलेज की, दूसरे हिस्से में एक्टिविटी होती है डिहाइड्रोजिनेज की। पर जब हम नाम लिखते हैं तो प्रेफरेंस डिहाइड्रोजिनेज को दी जाती है। नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त किसको प्रेफरेंस दी जाती है? डिहाइड्रोजिनेज को दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, एंजाइम दोनों रिएक्शन करा रहा है, पर उसको हमने क्या नाम दिया है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम दिया है, पर ये दोनों रिएक्शन करा रहा है। कौन सा रिएक्शन करा रहा है ये? डीकार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर रहा है, यस, प्लस डिहाइड्रोजिनेज की तरह भी काम कर रहा है। व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेज? किसी का हाइड्रोजन लेकर किसी को दे देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तरह से काम करता है। कौन? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। कैसा होता है? मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। अब अगली बात सुनो ध्यान से, इसको कुछ को फैक्टर्स की नीड होती है। अब सुनेंगे, जैसे मान लो, ध्यान सुनेंगे, हमने क्या बोला, एंजाइम कैसे कैसे हो सकते हैं। एक एंजाइम सिर्फ एक प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है? एंजाइम में कई प्रोटीन के हिस्से हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम में प्रोटीन हो, उसके साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। सही है? अगर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसे कोफैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर सब कुछ हो सकता है, क्या छोड़ के? प्रोटीन छोड़ के। अगर वो प्रोटीन होता तो सब यूनिट बोलते। समझ आ रहा है? तो कोफैक्टर क्या है? एंजाइम की मदद करता है। वो किस किस तरह का हो सकता है? पहला, मेटल आयन हो सकता है, ठीक है? दूसरा, ऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक में भी दो ऑप्शन है, एक जो टाइटली लिंक्ड हो, एक लूजली बाउंड हो। जैसे मान लो, मैं आपको, समझो मेरी बात, कोफैक्टर दो तरीके का है। सबसे पहले हमने यहां पे एक लिख देते हैं, कोफैक्टर जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्या होगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी दो ऑप्शन है, एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम उसके पास आता है, कोई ग्रुप लेके चला जाता है, और एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो परमानेंटली वहीं रहता है। मेरी बात समझो, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली वहीं रहता है।
अगर मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप हटाऊंगा एंजाइम की शेप खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास ये एंजाइम प्रोटीन का बना है, इसकी एक्टिव साइट के पास ये कोफैक्टर बैठा रहता है, हेल्प करता है। ये मेटल आयन होगा तो क्या बोलोगे? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो ऑप्शन है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है। आएगा कैसे? कोई ग्रुप लेके चला जाएगा, जैसे NAD आया, हाइड्रोजन लेके चला गया। समझ में आ रहा है? तो उसको कोएंजाइम बोलेंगे। समझ आया? तो NAD+ को क्या बोलेंगे? कोएंजाइम बोलेंगे। लेकिन कोई इसका हिस्सा बन जाए, जैसे कुछ एंजाइम है उसमें हीम होता है, हीम उसका हिस्सा ही होता है बिल्कुल, तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है पर परमानेंटली चिपका हुआ है, कोएंजाइम आएगा रिएक्शन करा के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास इसके जो कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर किसके लिए? फॉर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। किसके लिए? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। क्या क्या है? हाँ भाई, क्या क्या है? एक है Mg+2, दूसरा है NAD+, कोएंजाइम ए, एक होता है TPP। TPP की फुल फॉर्म है थायामीन पायरोफॉस्फेट। व्हाट इज पायरोफॉस्फेट? हाँ भाई, व्हाट इज पायरोफॉस्फेट? कौन बताएगा? ना ना, अरे छोड़ दो, तुम लोग रहने दिया करो, मत बोला करो, मैं समझ गया हूं, छोड़ दो। ये कोई ग्रुप है, इस पे एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। जब मैं इसको तोड़ता हूं तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। मैं इसको साथ तोड़ दूं ना, दोनों साथ निकल जाएं, सही है, दोनों साथ निकल जाएं। जब दो फॉस्फेट आपस में जुड़े होते हैं, मेरे हिसाब से उसको कहते हैं पायरोफॉस्फेट। भले आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, है ना। तो टीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? उस पे दो फॉस्फेट है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये मैं क्यों बता रहा हूं सुनो। थायामीन कहते हैं विटामिन B1 को, सही है। एक डिजीज होती है बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन B1 ना मिलने की वजह से ये एंजाइम काम नहीं करता, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, सही है। तो वो डिजीज हो जाती है बेरी बेरी। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो टीपीपी किसका कोफैक्टर है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का। क्या क्या याद करना है? NAD+ है, कोएंजाइम ए है, और टीपीपी याद कर लो। हम एक और लिखवाते थे, लिपोइक एसिड, छोड़ सकते हैं उसे। टीपीपी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थायामीन इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या क्या याद करेंगे लिंक रिएक्शन में? सबसे पहले लिंक रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है, यस, और NADH बन रहा है। एक पाइरुवेट में एक NADH बन रहा है। रिएक्शन कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कहां प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। और क्या बना रहा है? दो कार्बन का एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए किसका डेरिवेटिव है? एसिटिक एसिड का। ये वाले जो रिएक्शंस मैंने बनाए हैं तुम्हारे काम के नहीं है, चाहो बनाओ चाहे छोड़ दो, पर तुम्हारे काम के ये है नहीं। ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये नीचे बना रखे हैं, ये काम के नहीं है। क्यों? सिर्फ समझाने के लिए। काम का रिएक्शन सिर्फ ये है, पायरुविक एसिड से यहां क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? दो कार्बन। ये तभी पॉसिबल है जब आप यहां क्या जोड़ रहे हो? कोएंजाइम ए जोड़ रहे हो। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक होता है पर उसकी कार्बन काउंट नहीं होती। तुम में से कितने बच्चे हैं जो Cl की कार्बन काउंट कर डालते हैं नोमेनक्लेचर में? मैं बता तो रहा हूं, Cl की भी कार्बन काउंट कर देते हैं। लिख लो। नहीं, मुझे पता है तुम, हाँ, तुम्हारे में लेवल समझ रहा हूं सबके, है ना। हाँ बेटा, पायरुविक एसिड बनाए ग्लाइकोलिसिस में, वो अंदर आ गया। क्या बना रहा है? मतलब ये तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ये पायरुविक एसिड में से COH ग्रुप निकालेगी, H रह जाएगा, तो टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ही होता है। सुन तो सही बच्चे, मैंने ये निकाल दिया, क्या रह गया? एल्डिहाइड रह गया।
अब इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आएगा, एसिड आएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन से ये बना है, तभी तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। किसका रिडक्शन हुआ, पायरुविक एसिड से एल्डिहाइड का मतलब है हमने COH निकाल दिया, वो डी कार्बोक्सिलेशन है। वो किस में काउंट कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन में। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वो जो एल्डिहाइड था उस पर क्या ऑक्सीडेशन करके उसको क्या बना दिया, एसिड। तो डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन हो गई। तो क्या बोल रहे हैं उसको, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है। फिर हमने उस एनर्जी से क्या जोड़ दिया, कोएंजाइम में। तो कंपाउंड का नाम बनना क्या था, एसिटिक एसिड। बना क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में फर्क क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मतलब रिएक्ट करेगा जल्दी से। ठीक है। ये देखो दुखी बैठे हैं, क्या हुआ भाई, लिख लो जल्दी। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम में के बॉन्ड में एनर्जी है। एक्चुअल में क्या होगा, एसिटिक एसिड क्रैब साइकिल में जा नहीं सकता, क्योंकि क्रैब साइकिल में मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो कब मिलेगी, वो उस बॉन्ड में ट्रैप है कोएंजाइम। तो हाँ, जैसे ही तुम कोएंजाइम हटाओगे ना, वो एनर्जी मिलेगी, तो 2 कार्बन 4 के साथ फ्यूज कर जाएगा क्रैब साइकिल में। क्या रिपीट करना है तो बता पूरा। हट, ये क्या बात हो गई, इधर आ, इधर जल्दी आ, यहाँ जल्दी मेरे पास आ, मेरे पास आ, जल्दी आ, कॉपी लेके आ, कॉपी लेके यहाँ जल्दी, पहले यहाँ बैठ, आगे इधर इधर उधर नहीं, इधर ही बैठ, सबसे आगे बैठ। अब यहां से थोड़ा ठीक दिखेगा तुझे, ठीक है। हाँ, अब सुन ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिंक रिएक्शन। सही है। लिंक रिएक्शन में ये क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कितनी कार्बन है, 3। मुझे एक CO2 निकालनी है। CO2 निकालने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। NAD प्लस से NADH बनाने को कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब इसमें 2 चीजें हो रही होंगी, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन। जब इसकी रिडक्शन हो रही है तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और डी कार्बोक्सिलेशन। उस चीज को हमने क्या नाम दिया है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम क्या करता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई बनाता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन भी हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन भी हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन भी हुई है। तो उसके लिए हमने वर्ड किया, यूज किया है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या वर्ड यूज किया है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड को यूज किया। समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, सुन ध्यान से, ये जो एंजाइम है ये अकेले काम नहीं करता, इनको किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है। जो एंजाइम की हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर या तो मेटल आयन होता है या कोएंजाइम होते हैं। तो ये 1 2 3, ये तीनों क्या है, कोएंजाइम है। ये क्या है, मेटल आयन है। इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। वो किसके कोफैक्टर है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के। जो किस रिएक्शन में मदद कर रहे हैं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को। पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, एसिटाइल को 2 कार्बन, एक CO2 निकलेगी। उसके साथ साथ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, NADH बनेगा। तो पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। एक्स्ट्रा एनर्जी बची थी, उस एनर्जी को यूज करके क्या किया, ATP बना लिया, नहीं को एंजाइम में जोड़ दिया। ठीक है, नहीं आया ना समझ। अब आगे बैठ के कैसे मना कर देगा, है ना, है। नहीं नहीं, अब ना भी आए तो मना नहीं करेगा। हाँ, हाँ बेटा। एक्चुअल में क्या है, डी कार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटीज हैं। जब दोनों एक्टिविटी किसी एंजाइम के पास हो तो नॉमेनक्लेचर में हम उसको डीहाइड्रोजनेज वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जहां भी आपको दोनों एक्टिविटी साथ रख कर दिखें तो आप एंजाइम को क्या नाम दोगे, डीहाइड्रोजनेज। ये याद रहेगा बस, है। एक एंजाइम में यदि एक से ज्यादा प्रोटीन होगी तो क्या लिखोगे उसे, मल्टी। फॉर एग्जाम्पल, हेमोग्लोबिन इज अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं, ठीक है।
सही है। तो ऐसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मल्टी सब यूनिट। ठीक है बेटा, नोट कर लो। कौन कौन रंगोली बनाया भाई कल? हाँ, रंगोली बनाया है। मैं ये देखना चाहता हूं इतना फालतू बच्चा है कौन जो रंगोली बना रहा था कल। बेटा ये सब काम ना किया करो, उसकी जगह घर जाके क्रैप साइकिल बनाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। रंगोली बना रहे हैं, यही था। बेटा पढ़ लो, नहीं तो घर वाले क्या करा करेंगे, सिर्फ रंगोली बनाने के लिए तुम्हें दिवाली पे बुलाएंगे, है ना। हाँ, अभी रंगोली बना रहे हो, फिर ओकेजन्स पे एक रोजगार आ जाएगा, मेहंदी लगाने वाला तुम्हारा, है ना। अल्टरनेट रोजगार नहीं। हाँ, है। प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा बाद में बात करेंगे, एंजाइम में पढ़ाऊंगा पूरा। अभी एंजाइम पढ़ाया नहीं ना तुम्हें, पढ़ा दूंगा, जल्दी करो। एक्चुअल में क्या किया गया है, हम रेस्पिरेशन को अगर देखें तो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हम नियम क्या फॉलो करेंगे, हर एक कार्बन जो कीटोन, सुनो ध्यान से, नियम क्या चल रहा है, एल्कोहल से कीटोन बनाओ या एल्डिहाइड बनाओ, और जो एल्डिहाइड है या कीटोन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, CO2 बना दो। तो पायरुविक एसिड में COH तो पहले से था, उसकी CO2 बना दी, और जो बीच वाली कार्बन थी उसको फिर COH में कन्वर्ट कर दिया। इथेनॉल बनता है उसमें तो, एसिटल डिहाइड बना बीच में ये, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज हो गया, पर उसके आगे का रिएक्शन ये नहीं है। सुन तो सही, हमने यहां लगाया, वहां पे जो एंजाइम लगाया उसका नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, उसने CO2 निकाल दिया तो एल्डिहाइड बन गया। अब यहां एल्डिहाइड की मैंने ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया, वहां एल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्कोहल बनता है, वो स्टेप अलग है, करेंगे आगे। ये दिख रहा है सबको, इस COH को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड आ रहा है, रिडक्शन करेंगे तो इथेनॉल नहीं आएगा। भाई तुम लोग कितने गरीब हो यार, ऑर्गेनिक में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी तो मुझे भी आती है जो मैंने 12th में पढ़ी थी, हद हो गई यार। मैं क्या बता रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। भाई मैं जब ये हटाऊंगा तो ये एल्डिहाइड आ गया। मैं कह रहा हूं कि ये जो लिंक रिएक्शन में, इससे मैंने अगर इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो H हटा के OH जोड़ दिया तो ये ऑक्सीडेशन है, ये COH ग्रुप बन गया। अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं तो CH3CH2OH हो जाएगा। तो इथेनॉल वाले में इसी कंपाउंड की रिडक्शन होती है, यहां पर ये ऑक्सीडेशन चल रही है, ये अलग रिएक्शन है बिल्कुल, कंफ्यूज मत हो आप। सर आप रिएक्शन मत बताया करो, हमें बस रट दो, रट देंगे। वहां खर्च हो रहा है, बन नहीं रहा। NAD+ से या NADH बन रहा है, वहां NADH खर्च होगा, उल्टा रिएक्शन है वो। अगर NADH खर्च हो रहा है तो ATP बनेगी नहीं, रिडक्शन में ATP नहीं बनती। ATP कब बनती है, ऑक्सीडेशन में। लिख लिया, लिख लिया भाई, वो और धीरे लिखो। जिन्होंने लिखा NCERT पढ़ो पहले, क्रैप्स उसकी लिंक रिएक्शन की, बैठ के वेट कर रहे हैं कि भी कुछ मिलेगा खाने को। है, मैं कह रहा हूं दो रिएक्शन करा रहा है, डी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, किसी का हाइड्रोजन निकाल के किसी को दे दिया, तो जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा, डीहाइड्रोजनेस। तो दो दो नाम हो गए, डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन हो रही है।
तो सिंगल नाम कंसिडर करते हैं डिहाइड्रोजनेस, बस। FADH2 कहां है, कहां लिखा है FADH2? अरे ये अलग चीज है, मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज है, उसमें NADH FADH2 जैसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये इस टॉपिक से लेना देना ही नहीं है, ये जनरल लिखा है भाई, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मर्जी आपकी। चलो क्रैब साइकिल पढ़ रहे, लिख लिया? जिन्होंने लिखा एनसीईआरटी पढ़ ली, कुछ पूछना है? कोएंजाइम लिखा है उसमें, देखो को फैक्टर कोएंजाइम लिखा है नहीं लिखा उसमें, और उसने एरो के ऊपर मैग्नीशियम लिखा है, चेक करो। हाँ, गड़बड़ ना करके आना। आओ चलेंगे आगे। हम लोग लिख रहे हैं क्रैब साइकिल, कहां हो रही है क्रैब साइकिल? मैट्रिक्स में हो रही है। क्रैब साइकिल कहां हो रही है? मैट्रिक्स में। अब देखो इसके दूसरे नाम क्या है, अदर नेम क्रैब साइकिल के। पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, कितने कार्बन है सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, 6 कार्बन का होता है, इसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, 3 COH ग्रुप होते हैं सिट्रिक एसिड में, इसीलिए इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको C6 साइकिल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, जैसे वो C3 थी, C4 थी, सही है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल का ही नाम क्या है? क्रैब साइकिल है। इसी को चाहो तो C6 साइकिल भी कह लो, इसी को चाहो तो क्या कह दो? C6 साइकिल भी कह दो, क्योंकि सिट्रिक एसिड में कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। यहां तक कोई डाउट? लोकेशन क्या है सिट्रिक एसिड साइकिल की? मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रिया का। लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भाई, इसमें कौन सा चीज एंटर करती है सिट्रिक एसिड साइकिल में? एसिटाइल कोए। तो हमारे पास एसिटाइल कोए कितने कार्बन है? 2 कार्बन। किसमें एंटर कर रहा है? एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। किसमें एंटर कर रहा है? सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर रहा है एसिटाइल कोए। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। टोटल स्टेप है इसमें 8। टोटल स्टेप कितने हैं? 8 हैं। 8 स्टेप है, इसका मतलब 8 एंजाइम है। यस, इसका मतलब 8 रिएक्शंस हैं, यही तो मतलब हुआ। यस, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक है। एसिटाइल कोए एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। एसिटाइल कोए फैटी एसिड से भी आता है, सुन लो ध्यान से। सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए दिखाता हूं आपको मैं। सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए, एक ग्लूकोज से कितना आएगा? एक ग्लूकोज से बना है पाइरुवेट, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल, 2 एसिटाइल कोए। यस, और कितने CO2 निकल गए? 2। अब देखो, फैटी एसिड सुना है सबने? फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं, याद रहेगा। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो फैटी एसिड में हम ऐसे 2-2 कार्बन के टुकड़े करते चले जाते हैं, ऐसे, और 2-2 कार्बन के टुकड़े कर कर एसिटाइल कोए बनाते चले जाते हैं। अगर मेरे पास 16 कार्बन का फैटी एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, 8 एसिटाइल कोए बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एसिटाइल कोए इतना स्पेशल मॉलिक्यूल है कि उसमें एनर्जी है कोएंजाइम के साथ बॉन्ड में, और वो सिर्फ ग्लूकोज से नहीं आता, फैटी एसिड से भी आता है। ठीक है। और किस में एंटर करेगा? क्रैब साइकिल में। तो आप फैट से एनर्जी कब बनाओगे? जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज घट जाएगा। आप कितने नहीं जानते, आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने 8-10 घंटे 12 घंटे फास्ट रख लिया, 20 घंटे रख लिया, तो ग्लाइकोजन खत्म होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में और वो यूज होगा। आप और भूखे रहेंगे तो फिर फैट यूज होगा। फैट में 2 चीजें होती हैं, फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में कितनी कार्बन है? 3। वो घुस जाएगा डाइहेप में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डाइहेप 3 कार्बन का है। अब रह गया फैटी एसिड। फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, क्या है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम ये देखते हैं कि फैटी एसिड जो है वो क्या होता है, वो दो दो कार्बन के कंपाउंड बनाते चला जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में है। अरे समझ में आ रहा है? किसने पढ़ी है क्रैकिंग? उसमें ऑर्गेनिक में क्रैकिंग। हाँ, क्या होता है? हाँ, होता है क्या? बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे में तोड़ना। हाँ बोलो। ठीक है, मान लो एक 80 कार्बन का फैटी एसिड है, उसको छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ने का काम पेरोक्सिसोम का होता है। लेकिन उससे ऊर्जा सिर्फ वो बना सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि फैट के ऑक्सीडेशन से पानी बनता है, कैसे बनेगा आप खुद से सोचो। फैट बना है दो चीजों का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एसिटाइल कोए बनाएगा, एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में जाके एनएडीएच बनाएगा, और एनएडीएच ईटीएस में पानी बनाएगा। तो आपने पढ़ा है कि फैट की ऑक्सीडेशन से पानी बनता है। कहां पढ़ा है? कैंगरू रैट में। सही है। वो कैसे बनता होगा अपने दिमाग में पहले सोचो। फैट बनाएगा फैटी एसिड, फैटी एसिड बनाएगा एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए कहां घुसेगा? क्रैब साइकिल में। क्या बनाएगा? एनएडीएच। एनएडीएच ईटीएस में जाके पानी बनाएगा। बोलो। सही है। पर फैट की ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन लगेगी, क्योंकि ईटीएस क्या मांगता है? ऑक्सीजन। कौन सा पानी? ग्लिसरॉल वाला? वो तो एक पानी है। मैं कह रहा हूं वो तो, हाँ वो ठीक है, वो तो एक पानी है मान ले, या दो पानी या तीन पानी। बहुत सारा पानी अगर फैट से बनाना है, सही है, तो वो किससे बनाएंगे? ईटीएस से। ईटीएस में फैट कैसे जाएगा? एसिटाइल कोए के थ्रू। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग पढ़ रहे हैं, छोड़ दो इसको, इस पे बात करेंगे बाद में। अभी बनाओ इसको, इतना लिख लो। क्रैब साइकिल डिटेल में पढ़ रहे हैं, चलो। तू जो बोल रहा है बेटा वो है वो क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस। जो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं, वो पानी नहीं। हम जो मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं ना, वो हमेशा ईटीएस का पानी। हाँ, ट्राईग्लिसराइड का ही कह रहा हूं। जब 3 बॉन्ड तोड़ेगा ग्लिसरॉल के साथ, तो पानी देना पड़ेगा। ठीक है, वो पानी की बात नहीं कर रहे। हम जिस पानी की बात कर रहे हैं, ये ईटीएस का है। पानी हमेशा ईटीएस में बनता है। भाई बस, उबासी आ रही तेरे को? लिख जल्दी। तुम में से मैक्सिमम लोग आज जा रहे हैं घर? कल? मैं तो आज चला जाऊंगा भाई। है? क्या कह रहा? तो क्या करूं यहाँ पे? सेट नहीं है अगले साल? इतना बहुत है, महीने भर से यहाँ पे हूँ लगभग, है ना? बहुत है इतना। जल्दी करो बेटा। जिन्होंने लिख लिया एक बार क्रैब साइकिल रीड करके देखो, उसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं समझाऊंगा तो एक बार क्रैब साइकिल रीड कर लो, ताकि मैं चीजें समझा सकूं। जल्दी करेंगे। चलो, हो गया।
लिख लिया सबने? जल्दी। टोटल कितने एंजाइम है? 8। कितनी रिएक्शन है? 8 रिएक्शन है। अब सुनो ध्यान से, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो ताकि आपके लिए फायदा रहे। कैन इंटेलिजेंट, अपना कुछ पर्सनल बनाना हो बना लेना, पर उससे कोई कोई अचीवमेंट नहीं है वो, है ना? कौन है भाई ये? सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। अपनी मर्जी का कुछ भी बना लो और इसमें कोई अचीवमेंट नहीं होती है शॉर्ट फॉर्म बनाने में। दिन भर बैठोगे 400 शॉर्ट फॉर्म बनेगी, उससे कोई फायदा नहीं होता। पर इसको बताने का सिर्फ ये रीजन है, आप सीक्वेंस में याद कर लो। और ये किसी और ने बनाई थी, मेरे को ऐसी इनोवेशन का शौक नहीं है। सिट्रेट, ये क्या है? आइसोसिट्रेट। ओ से ऑक्जेलो सक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये सक्सिनाइल कोए, ये सक्सिनेट, ये फ्यूमरेट, ये मैलेट, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या एसीटेट। एक ही बात होती है? ऑक्जेलो एसिटेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक ही बात होगी? अलग कैसे हो जाएगी? है? कैसे अलग हो जाएगी भाई? ये देख, इधर देखो। हाँ भाई, कौन बताएगा ये किसका स्ट्रक्चर है? पायरुविक एसिड का है। नीचे वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ठीक है? नीचे वाला। अब तुम्हें ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये COH हटा दूंगा तो ऊपर वाला बन जाएगा, COS दे दूंगा तो ये बन जाएगा। समझ में आया? ये कौन सा रिएक्शन है? C4 साइकिल में पढ़ा था। ये क्या है? OA। ये क्या है? पाइरुवेट। तो पाइरुवेट और OA में क्या रिलेशन है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? है? किसका फर्क है? COH का फर्क है। नहीं, किसका फर्क है? COH का फर्क है। ठीक है, क्लियर? पहले ये लिख लो। अब मैं क्रैब साइकिल समझाने जा रहा हूं। जो बच्चे मुंह खोल के मक्खी पकड़ रहे हैं, कृपया ना करें। दिवाली का टाइम है ना? मक्खियों को स्वीट्स की दुकान पे जाने दें, अपना पार्ट टाइम काम करने दें। ठीक है? हाँ, आप लोग मक्खियां सिर्फ स्वीट्स में खाएं, है ना? मैं नहीं खिलाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले। जल्दी करो। लिख लिया? कम से कम नाम याद कर लो इनके, ताकि समझ में आए। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट। ओए से कंफ्यूज कर जाओगे, ऑक्जेलो एसिटेट है कि ऑक्जेलो सक्सिनेट है। ठीक है? नाम याद कर लो कम से कम, ताकि गलती ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत बायो में क्या होती है, एक लेवल के बाद नाम याद होते हैं। जब 11th में आए थे तो प्रॉब्लम ये नहीं थी समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये थी जो समझ आया वो याद ही नहीं हुआ। हाँ, और ये नहीं पता चला कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ये समझने में बहुत समय लग गया। हाँ, क्या बोला ये भी नहीं समझ में आई तुम्हें? मुझे समझ में आ रहा है। लायक।
तुम्हें समझ नहीं आता, ये समझने में तुम्हें 1-2 साल लग जाते हैं साइंस वालों को। उनको ऐसा लग रहा होता है यही समझना है बस। नहीं है, असली तो तब समझ आती है जब नीट का पहली बार पेपर देखते हैं। हाँ, सेकंड बार में और समझ आती है कि अभी और समझना है। पहली बार जब तुम देने जाते हो तो सिर्फ एक बात लगता है कि यार अगर हमने पढ़ा होता तो पेपर तो आसान था, क्योंकि सब सुना सुना लगता है, आता तो कुछ है नहीं। तो जब सुना हुआ लगता है तो ज्यादा आसान लगता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम्हें पूरा पेपर आता हो, है ना। वो दिक्कत की बात है। चलो चालू करते हैं। कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। ठीक है, लिख लिया भाई, बैठ जा बस कर। इधर देखो बस, चालू कर रहे हैं इसको। हाँ भाई, मैं रिएक्शंस के साथ करा रहा हूं इसको, ध्यान से देखेंगे सारे। सबसे पहले हम लोग ओए लिख रहे हैं यहां पर। ओए कितने कार्बन है? 4 कार्बन। उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या एसीटेट, एक ही बात होता है। ठीक है, एसिड होगा तो COH में H जो होगा वो आयनाइज नहीं होगा, इतना ही फर्क होता है। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें। सबसे पहले हमने क्या किया है, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने यहां पर एसिटाइल कोए जोड़ा है। एसिटाइल कोए कितनी कार्बन है? 2 कार्बन। अब सुनो ध्यान से, जब हम एसिटाइल कोए जोड़ते हैं तो 2 कार्बन के कंपाउंड को मैं 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ जोड़ना चाह रहा हूं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ना मुश्किल काम है, इसी में एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उस बॉन्ड से आती है जब कोएंजाइम में जोड़ा था। किसी को मेरी बात समझ में आई? हमने टेम्पररी कोएंजाइम में इसलिए जोड़ा था एसिटिक एसिड के साथ, उस बॉन्ड में ऊर्जा थी। उस एनर्जी को अब यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो 4 कार्बन को 2 कार्बन के साथ सीधे जोड़ना है। ये समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्या चीज फ्री हो जाएगी? कोएंजाइम में फ्री हो गया। और इस स्टेप को हम कंडेंसेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी हम लोग, अच्छा पानी मुझे देना पड़ेगा यहां पर क्या होगा, पानी देना पड़ेगा। इस स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सिट्रिक एसिड। तो एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, सिट्रेट सिंथिटेज या सिंथेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज या सिंथिटेज दोनों लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? हमने यहां पर लिख दिया सिट्रेट सिंथेज। और ये कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट। और यहां पर मेरे पास जो आया है प्रोडक्ट, वो कितने कार्बन का आया है? सिट्रिक एसिड कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब इधर देखें बोर्ड पे, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दें। मैं 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना रहा हूं। ये बन गया सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहां पर COH है। कितने COH हुए हैं? 2। कितने चाहिए? 3। क्योंकि सिट्रिक एसिड का एक और नाम क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 दिख रही हैं? किसी को 5 दिख रही हैं? 6 कार्बन है। हाँ, 6 कार्बन है। सबको 6 दिख रही है? ठीक है, यहां पर क्या हो गया? CH2। यहां CH2 है, यहां OH ग्रुप लगा हुआ है। अब सुन लो ध्यान से, ये सिट्रिक एसिड है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना, सिर्फ आपको इसलिए स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आप ये ऑब्जर्व कर सको कि इसमें 1, 2 और 3 COH ग्रुप है। समझ में आ रहा है? और अगर आप सोच सको, 2 CH ग्रुप इसके पास थे और एक ये लेके आया होगा, 3 हो गए। 2 इसके पास थे ही, और एक कौन लाया है? एसिटाइल को है, क्योंकि वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, सही है, आगे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक डेफिशिएंसी वाले बच्चे को दिक्कत होगी, फिर प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूं। मैं यहां कीटोन बनाना चाहता हूं। ठीक है, कीटोन क्यों बनाना चाहता हूं? ऐसे ही चलता है।
आखिरी वाली को हटा देंगे, यहां कीटोन बनाकर इसको COH बनाएंगे, फिर इसको तोड़ के हटा देंगे, क्योंकि मुझे सारी कार्बन की CO2 बनानी है। ये आखिरी वाली CO2 हटा दी, इसको भी COH में कन्वर्ट करो, फिर इसको हटा दो, ये करना है मुझे। मैं यहां कीटोन बनाना चाहता हूं। कीटोन बनाने के लिए मुझे यहां पर अल्कोहल ग्रुप चाहिए, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तब आपके पास क्या आता है, कीटोन आता है। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर OH है मेरे पास तीसरी कार्बन पे, उसकी जगह बदल दें। तो अगर किसी ग्रुप की जगह बदलते तो आइसोमर बनता है, तो उस कंपाउंड का नाम क्यों ना हम आइसोसिट्रेट रख दें। सही है? क्या रख दिया हमने? आइसोसिट्रेट रख दिया। तो कैन इंटेलिजेंट में हमारे पास सिट्रेट के बाद दूसरा क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। क्या आइसोसिट्रेट भी TCA? हाँ है, ये TCA है ना, TCA है, ये भी TCA है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर ऑक्सीडेशन करनी है। जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो कौन आएगा रोल में? NAD। कौन आएगा? NAD। मैं ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूं, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो NAD रोल में आएगा और क्या बनाएगा? NADH। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो ग्रुप बना दिया, ये COH CH2। देखो बच्चे, आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने, सिर्फ यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां क्या बना दिया? कीटोन। यस, और ये क्या बन गया? कोई डाउट? ठीक है, इसका नाम क्या है मैं बता देता हूं, इसका नाम है ऑक्जेलोसक्सिनेट। क्या नाम है? ऑक्जेलोसक्सिनेट। अब ध्यान से सुनना, इसका मैं CO2 निकाल दूंगा। अब इसमें ये वाला CO2 निकाल दूंगा, यही वाला निकलता है। ठीक है, एंजाइम डिसाइड करता, मैं नहीं कर रहा हूं। ऑक्जेलोसक्सिनेट कितने कार्बन है? अभी तक 6 कार्बन है। सही है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाले का CO2 निकाल दिया आपने, कितनी बच गई? 5। अब खुद से बताओ, क्या ये दोनों स्टेप मिलाकर, ये दोनों स्टेप, ये और ये दोनों स्टेप को मिलाकर क्या मैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कह सकता? सही है, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब मैं एंजाइम का नाम रखना चाह रहा हूं, तो मैंने जो नाम रखा एंजाइम का, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज रखा। क्यों? क्योंकि CO2 भी निकल रही है, समझो, और NADH भी बन रहा है। नाम किसके हिसाब से रखते हैं? NADH के हिसाब से। अभी पढ़ा हमने पीछे, यही पढ़ा है ना, नाम किसके हिसाब से रखते हैं? NADH के। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझो, अगर ये समझ आ जाएगा याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है यहां पे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या निकाल दी है उसमें से, क्या निकाल दिया? COH निकाल दिया, यहां CH2 आ जाएगा। अब आप समझो ध्यान से, 5 कार्बन का ये ग्लूटारिक एसिड है। ये क्या है? ग्लूटारिक एसिड है। अब ग्लूटारिक एसिड में दूसरी कार्बन पर कीटोन है, तो क्या मैं इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड लिख सकता हूं? सही है, पहली कार्बन COH है, दूसरी कीटोन है, तो क्या मैं इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड लिख सकता हूं? कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। कितनी कार्बन है? 5 कार्बन। अब इस 5 कार्बन वाले का भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। अगर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या निकलेगा? CO2, और क्या बनाओगे? NAD प्लस से NADH बना दिया। इसका मतलब ये जो 2 कार्बन यहां घुसी थी, ये दोनों कार्बन बाहर जा चुकी हैं, एक ये और एक ये। सही है, अगर मैं ये COH ग्रुप हटा दूं, अगर मैं ये COH ग्रुप हटा दूं, सेम रिएक्शन, ये COH हटाऊंगा तो यहां एल्डिहाइड रह जाएगा, ऑक्सीडेशन करूंगा एसिड बन जाएगा। तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा, ध्यान से सुनो, मुझे दिखेगा ये, अगर आप स्ट्रक्चर पहचान पाओ तो आसानी से हो जाएगा। इसका नाम सक्सिनिक एसिड होता है। क्या नाम है? सक्सिनिक एसिड होता है। क्या सक्सिनिक एसिड नहीं बनेगा? आप खुद देखो, मैंने ये हटा दिया और इस वाली कार्बन को ऑक्सीडाइज करके COH बना दिया, वही बनेगा। देखो ध्यान से, तो 4 कार्बन का क्या है? सक्सिनिक एसिड है।
पर नेचर ने कहा है कि अभी एक्स्ट्रा एनर्जी है आपके पास, कुछ और कर लो। तो हमने क्या किया, टेम्पररी यहां पर कोएंजाइम ए जोड़ा। मैंने क्या बोला है, कोएंजाइम के साथ जब भी बॉन्ड बनेगा उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो सक्सिनिक एसिड ना बन के यहां पर जो कंपाउंड बना उसका नाम सक्सिनाइल कोए है। मतलब सक्सिनिक एसिड पर यहां कोएंजाइम ए जुड़ गया है। अगले स्टेप में क्या करो, उस कोएंजाइम ए को हटा दो, क्योंकि हमने यहां पर ये कोएंजाइम टेम्पररी जोड़ा था। तो जैसे हमने याद करो 1 PgL से 13 BPG बनाया था, तो मैंने NADH बना लिया था, एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा था, अगले स्टेप में ATP बना लेते। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, कोएंजाइम ए जोड़ा, अगले स्टेप में कोएंजाइम ए निकाल दो। अगर मैंने कोएंजाइम ए निकाल दिया तो मेरे पास बन जाएगा जीडीपी से, जीडीपी से जीडीपी से बन गया पीआई जोड़ के जीटीपी। जीटीपी अपने बॉन्ड की एनर्जी खर्च करके एटीपी बनवा देगा। तो जीटीपी से एटीपी बन जाता। मैं रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में क्या है, इस रिएक्शन में सिर्फ जीटीपी बन सकता है, एंजाइम जीटीपी ही बना सकता है। और जीटीपी की भी फॉस्फेट में उतनी ही एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी जी और ए में नहीं है, पी में है। एनर्जी किस बॉन्ड में होती है, फॉस्फेट में होती है। तो जो जीटीपी में एनर्जी है वही एटीपी में है। पर मैं एटीपी बना क्यों रहा हूं फिर? दिक्कत ये है कि जो ये बनाया है, ये करेंसी जो है, ये हो सकता है बांग्लादेश की हो या किसी और कंट्री की हो, इंडिया में नहीं चलेगी। मतलब सेल के अंदर चलेगा ये एटीपी, तो इसीलिए उससे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एटीपी, जो जहां सब जगह चल पाए। जीटीपी एटीपी में कोई डिफरेंस नहीं है, काम वही करेगा। फर्क क्या है कि बहुत सारे रिएक्शन जीटीपी को एक्सेप्ट नहीं करते। समझ आ रहा है? तो फिर हम उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जो एक्सेप्ट हो जाए। तो एनसीईआरटी लिखती है जीटीपी इज कपल्ड विद एटीपी सिंथेसिस। कपल्ड समझ में आता है? जीटीपी तोड़ेंगे, एटीपी बना लेंगे, सेम एकदम बिल्कुल सेम एनर्जी। समझ आ रहा है? अब खुद से सोचो, अगर जीटीपी इन्वॉल्व हो तो मेरे पास एंजाइम काइनेज आएगा, और यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज लिख दूं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्या लिख दूं, डिहाइड्रोजिनेज। मैंने क्या बोला था कि CO2 निकलेगी और NADH बनेगा। प्रेफरेंस किसको देंगे, NADH को। एंजाइम का नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत है मुझे बताओ? एनसीईआरटी ने बोला है सक्सिनाइल कोए तक मेरी सारी कार्बन चली गई है जो आई थी, अब यहां से रीजनरेशन चलेगी। मुझे बताओ, आपको देखो रिएक्शंस याद नहीं करने, सुनो पहले। सबसे पहले ये कंडेंसेशन है, उसके बाद आइसोमराइजेशन, स्टेप्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया, आइसोमराइजेशन, पोजिशनल आइसोमर बना रहे हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट। कुछ बुक में, सुनो ध्यान से, कुछ बुक में जब आप पढ़ोगे बीच में कंपाउंड लिखते हैं सिस एकोनिटेस। एक्चुअल में वो क्या होता है समझो, समझा देता हूं, आपकी मर्जी, याद करो ना करो। देखो, ये पोजीशन ऐसे नहीं बदलती। पहले क्या करते हैं, ये OH और H निकाल देते हैं, डबल बॉन्ड आ जाता है। जब भी डबल बॉन्ड आता है तो सिस ट्रांस बनता है, सही है? तो कुछ कंपाउंड बनता है सिस नाम से। फिर जब दोबारा पानी डालते हैं तो OH यहां आ जाता है, H ऊपर चला जाता है। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाहूं, मैं कह रहा हूं इस कार्बन पर OH है, नीचे H है, पहले पानी निकाल दिया, डबल बॉन्ड बन गया, फिर उसने दोबारा पानी डाल दिया, तो OH नीचे आ गया, H होगा। एंजाइम की सबसे अच्छी चीज क्या है, एंजाइम मेजर माइनर नहीं बनाता, जो उसे बनाना है वही बनाएगा। ऐसा नहीं होता कि कुछ ये बन जाएगा कुछ वो बन जाएगा, ऐसा नहीं। जो वो बनाना चाहता है वही बनेगा। तो इसमें जो एंजाइम है ना, उस एंजाइम का नाम आइसोमरेज ना रख के रखा हुआ सिस एकोनिटेज, क्योंकि वो कर तो आइसोमराइजेशन रहा है, किसकी पोजीशन बदल रहा है, OH को उठाकर इधर ला रहा है। पर OH ऐसे नहीं आता है, पहले पानी निकालते हैं फिर पानी डालते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गई कहानी? यहां तक में किसी को कुछ ऐसी दिक्कत हुई हो? कितने स्टेप हुए? इस वाले को क्या नंबर डाल दूं, ये तीसरा, इन दोनों को मिला के थर्ड डाल दूं, इस वाले को क्या डाल दूं, फोर्थ, क्या डालूंगा यहां पे, फिफ्थ। पांचवें स्टेप तक आप सक्सिनेट पे आ गए हो, और आपको पहुंचना कहां है, यहां, यहां पहुंचना है ना? आपको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, ठीक है? यहां पहुंचना है। किससे पहुंचना है, सक्सिनिक एसिड से आपको कहां पहुंचना है,
ओए पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है आपको? ओए पे पहुंचना है। ओए पे कैसे पहुंचना है वो हम देखेंगे। तो ओए क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस। अब कैसे पहुंचेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहां कीटोन है, ये डिफरेंस है। अब मेरी मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरे पास ये CH2 है, ये CH2 है, मुझे यहां पर कीटोन चाहिए। यही करना है ना? यही करना है। सही है। कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनाते हैं नॉर्मली, जो हम बना रहे हैं अभी तक? अल्कोहल से। ठीक है। अगर मुझे यहां अल्कोहल ग्रुप चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, एक एक हाइड्रोजन हटाओ इसकी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, पानी डाल दो, OH और H आ जाएगा, फिर आप उससे कीटोन बना ले जाओगे। 3 स्टेप है। ऊपर से जा रहा है कुछ कुछ को, मैं बताऊंगा। यहां तक पहले बताओ, यहां तक ठीक है? यहां तक नोट कर लो पहले, यहां तक नोट कर लो जल्दी। बच्चे रिएक्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं पिछले कुछ ईयर से पढ़ाता ही हूं समझाने के लिए इसको। रीजन क्या है? नहीं तो रटने वाली चीज है, रट लो जैसा बोला जाए। इस स्टेप में ये बन जाएगा, उस स्टेप में वो बन जाएगा, उसका कोई रीजन नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर्स के रीजन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसको लिखे रखना। फ्यूचर में मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो फर्स्ट ईयर में चिपका के आना, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे कैसा बनाए आना। ठीक है, बच्चे बना के आते हैं, वो भेजते हैं कि सर जो आपने वो बनवाई थी वहां पर, वो काम आती है हमें। ये चैप्टर काम आता है फर्स्ट ईयर में MBBS में। हाँ, यहां पे हो रहा है। ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही तो है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस क्रैब साइकिल में कितने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? 2। और एक लिंक रिएक्शन में हुए थे। तो एक पाइरुवेट की तीनों कार्बन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से गई है। इसका मतलब ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से ही होता है। ये समझ में आया? ठीक है, इसको भी क्या लिखोगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्ब। एंजाइम नहीं पूछेगा तुमसे, तुमसे सिर्फ ये पूछेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के कितने स्टेप हैं। कितने हैं भाई? 2। इसमें 2 हैं। पाइरुवेट से कितने हैं? 3। चलिए बनाइए। बेटा रटोगे, रटने से ना कोई सब्जेक्ट आता ना कुछ होता है। रटना बहुत आसान है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर कुछ भी करते रहो। हो गया? एक दिन में लिख लोगे? जल्दी लिखो। हाँ बेटा। जो कोएंजाइम ए निकलने से जो एनर्जी थी ना, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज हो गई। नहीं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड आसानी से बनता नहीं है। हाँ, अब हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड और कहां बनाया था? उस वाले रिएक्शन में जो हमने किस पे, RUBP पे जोड़ा था। वो काम कौन करा रहा था? रुबिस्को। ठीक है, नॉर्मली कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ता नहीं है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किसके बॉन्ड में है? एसिटिक एसिड और कोएंजाइम के बीच का बॉन्ड है वहां। तो यहां पर तो इसलिए यूज हुई। यहां पर क्या करी हमने एनर्जी यूज? ATP बनाने में। ठीक है, तो कोएंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो अपने बॉन्ड के साथ एनर्जी रखता है। तो इसका मतलब वो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ रहा है? तो आप जब फ्यूचर में कभी बायो कंटिन्यू करोगे
तो आप हर जगह ऑब्जर्व करोगे जहां भी कोई रिएक्शन कराना एक्टिवेट करके, वहां या तो एटीपी की फॉस्फेट जोड़ते हैं या वहां पर कोएंजाइम जोड़ा जाता है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, कही कह तो रहा हूं, वहां की एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज हो गई, यहां पर एनर्जी कहां यूज हो रहा है, एटीपी बनाने में। लिखो जल्दी, यहां तक लिख लिया। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी करो जल्दी। लिख लो बेटा जल्दी। अभी तक कितने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुए? दो। एनएडीएच कितने बने हैं? दो बने हैं, ठीक है। CO2 दो बना है और एक एटीपी बना है। इस एटीपी को डायरेक्ट एटीपी कहते हैं, एसएलपी होता है ये। एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नीट 2021 या 22 का क्वेश्चन था, क्रैब साइकिल में कितने एटीपी एसएलपी से बनते हैं? एक। समझ में आ रहा है? कितने एटीपी एसएलपी से बनते हैं? एक। हाँ, लिखा तो है, आइसोसिट्रेट के बाद एक CO2 निकली और फिर एक CO2 निकली है। तो दो CO2 निकल नहीं, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद देख क्या लिखा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, देन का मतलब पहले अल्फा कीटोग्लूट्रेट फिर सक्सिनाइल को है। अरे भाई, एक के बाद एक, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड देन सक्सिनाइल को है। तो पहली वाली में एक CO2 निकला अल्फा कीटोग्लूट्रेट, दूसरा निकला सक्सिनाइल को है, ठीक है। भाई मुझे एक चीज बता, आइसोसिट्रेट तो से दो CO2 निकाल के छह वाले में से दो निकालेगा तो पांच का कैसे बचेगा? चार बचना चाहिए ना। हाँ भाई, ये रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। C3 प्लांट, C4 प्लांट यूकेरियोट्स हैं। हाँ, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यस उन सब में होगी ये। तो क्या हो गया? वो निकल के थोड़ी जाएगा, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। आ जाओ भाई इधर देखो बोर्ड पे, लिख लिया? कोई लिख रहा अभी? पहले एंजाइम का नाम याद करना जरूर से, सिट्रेट से। जिन्होंने लिखा एक बार एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी से, जिन्होंने लिखा एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। लिख लिया? चलो आगे करते हैं। अरे इधर देखो भाई साहब, इधर देखो सब लोग, टाइम पास कर रहे हैं, इधर देखो सारे। हाँ भाई,
एक हाइड्रोजन यहां से हटानी है, इसको ले लो, FAD से FADH2, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? ये रिडक्शन है, इस वाले एरो पे रिडक्शन है, तो इस पे क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। सही है। तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, सक्सिनिक एसिड से आएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ये होता है, समझ में आ रहा है? फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट बोल दो। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। बोर्ड पे फोकस करो सारे बच्चे, जो इधर उधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं इधर जान दो, पिटाई हो जाएगी नहीं तो एक आध की। ये फ्यूमरेट है, मेरी तरफ देखो सारे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, सुन लो ध्यान से। क्रैब साइकिल में टोटल, सुन लो समझ में आएगा तो अच्छा, नहीं तो वहां भी फिर बताऊंगा। क्रैब साइकिल में टोटल 8 एंजाइम होते हैं, 8 स्टेप होते हैं, ठीक है? उसमें से 7 एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। एक एंजाइम ETS के कॉम्प्लेक्स 2 का हिस्सा होता है, मतलब होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, पर काम क्रैब साइकिल के लिए करता है, ठीक है? वो ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ अटैच होता है, काम मैट्रिक्स वाले एंजाइम के साथ ही करता है, पर अकेला एक एंजाइम है क्रैब साइकिल का जो मेम्ब्रेन पर बाउंड होता है। ये वाली बात समझ में आई है? ठीक है। दूसरी बात सुनो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इधर देखेंगे सब लोग, मेरे पास इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट। प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट। प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट, ये प्रोडक्ट है। और सक्सिनेट क्या है? इसका सबस्ट्रेट है। अगर मुझे इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बनाना है जिसका नाम मेलोनेट है, जिसका नाम क्या है? मेलोनेट है, तो मेलोनेट क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये क्या होता है? एक ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है। किसके साथ करता है? सबस्ट्रेट के साथ। तो मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मतलब सक्सिनेट, सक्सिनेट को जुड़ने नहीं देगा। क्या नहीं बनने देगा आसानी से? फ्यूमरेट नहीं बनने देगा। इनहिबिटर क्या होता है? जिसकी शेप मैच करती है, देखो इनहिबिटर इज कॉम्पिटिटिव वाला, जिसकी शेप किससे मैच करेगी? सबस्ट्रेट से। शेप के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टीरियो, स्ट्रक्चर इज स्टीरियो, ठीक है? शेप के अलावा केमिकली भी सेम होता है, ये हो सकता है कभी? अगर अगर कोई इनहिबिटर है, क्या वो केमिकली भी सेम हो सकता है? नहीं। अगर शेप और केमिकली सेम है तो सेम चीज नहीं हो गई। तो क्या सेम होती है? सिर्फ शेप। तो किसकी शेप मैच करती है? मेलोनेट की किसके साथ? सक्सिनेट के साथ। और कौन सा एंजाइम है ये? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये बायोमोलिक्यूल में लिखा है। अब सुनो, ये बन गया फ्यूमरेट। फ्यूमरेट पर हमें पानी डालना है, पानी ऐड करना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है पानी ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? COH, C, यहां CH2, और ये क्या आ गया? COH। यहां पर अल्कोहल आ गया, इसी को कीटोन बनाना है। ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड और OA में क्या फर्क है? अल्कोहल ग्रुप की जगह क्या होता है? कीटोन। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन करनी है तो किसी की रिडक्शन करनी पड़ेगी, NAD+ से NADH। एंजाइम का नाम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। सही है? क्योंकि NADH जब भी आएगा या FADH2 जब भी आएगा, एंजाइम क्या आएगा? डिहाइड्रोजिनेस। किसी ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है एंजाइम का? सबसे पहला एंजाइम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑल डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब भी NADH इन्वॉल्व हो, NADPH इन्वॉल्व हो या FADH2 इन्वॉल्व हो, एंजाइम इज ऑलवेज डिहाइड्रोजिनेज। सही है? ATP इन्वॉल्व हो, काइनेज। क्या होगा? काइनेज या फॉस्फोराइलेज। ठीक है? समझ में आ रहा है? मोस्टली काइनेज। ये क्लियर हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखो कितने स्टेप हुए हैं? 8 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7,
और ये 8। ठीक है, हमारे पास कितने NADH बने हैं? देखो 3 NADH बने हैं, एक FADH2, ये बनाएगा 9 ATP और ये बनाएगा 2 ATP, पर ये कहां बनाएंगे? ETS में। और एक GTP जो बराबर है किसके? एक ATP के, ये डायरेक्ट ATP है। डायरेक्ट ATP को क्या बोलते हैं? SLP, सबस्ट्रेट लेवल। तो अगर आप ध्यान से देखो जो प्रोडक्ट बने हैं वो ये हैं, 3 NADH, एक FADH2, एक GTP। हम अभी इसकी ATP की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बना है। ये समझ में आ रहा है? 3 NADH, एक FADH2, एक GTP, सही है, जो किसके बराबर है? ATP के। क्लियर है? सही है। अब इधर देखो, एक चीज दिखाता हूं, ये रिएक्शन मर्जी आप करो चाहे ना करो, ये फ्यूमरेट है, वो मैलिक एसिड है। इधर देखो सारे बच्चे, इसका नाम क्या है? ऑक्जेलोसक्सिनेट है। ठीक है, अगर मैं ये ग्रुप छुपा दूं, ध्यान से देखना, ये सक्सिनिक एसिड जैसा दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? सक्सिनिक एसिड दिख रहा है? अब जब अगर मैं ये वाला ग्रुप छुपा दूं तो ये OA दिख रहा है। दिख रहा है? खाली वो H पे H2 करना है आपको, सही है। ये OA दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 4 कार्बन का। और जब मैं ये वाला ग्रुप छुपा रहा हूं, देखो, जब मैं ये वाला ग्रुप छुपा रहा हूं, ये वाला, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और जब मैं ये वाला ग्रुप छुपा रहा हूं तो ये ऐसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम ऑक्जेलोसक्सिनेट है। दो कंपाउंड फ्यूज हैं इसमें एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, तुम्हें मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ा करो चीजें, लॉजिक होते हैं कार्बन के चीजों में, ऐसे नहीं चलता। मुझे बहुत थोड़ा सा आता है, मैं उसी पे इसको पढ़ा देता हूं, ठीक है। जितना मुझे पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, उस पर पढ़ा रहा हूं इसे। इसका कोई मैकेनिज्म मुझे याद नहीं, पर मुझे क्रैब साइकिल कभी याद नहीं करनी पड़ती। मैं क्लास से पहले कभी याद नहीं करता, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर्स को सोच के दिमाग में रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करोगे, दिक्कत हो पहुंचेगी। बिना समझे नहीं कर सकते। आपको साइकिल यही याद करनी है, ये वाली, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या क्या जाएगा। जैसे इस वाले स्टेप में क्या निकलेगा? यहां पर NADH, यहां पर CO2, यहां पर CO2 और NADH, यहां पर GTP ATP, सही है, यहां पर FADH2। हर स्टेप में क्या है? यहां पर वाटर, यहां पर NADH, यहां पर क्या जा रहा है? एसिटाइल कोए, यस, प्लस पानी। तो आपको ये याद रखना है किस स्टेप में क्या हो रहा है, उसके लिए ये समझाया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं 4 एंजाइम के नाम दे दूं, एक पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, एक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, एक अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस और एक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। मैं आपसे कहूं कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कर रहा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस NADH बना रहा है, पर बिना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस लिंक रिएक्शन का है, और ये दोनों एंजाइम, ये और ये क्रैब साइकिल के हैं। तो 4 एंजाइम में से चारों एंजाइम NADH बना रहे हैं, लेकिन ये वाला CO2 निकाल रहा है, ये वाला भी CO2 निकाल रहा है, लिंक रिएक्शन वाला भी CO2 निकाल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर डीप क्वेश्चन पूछना है, मुश्किल पूछना है, तो ये पूछा जाएगा कि 4 एंजाइम लिख के कौन सा एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करता। नाम सुनो, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर क्या आएगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा?
समझ में आ रहा है? कौन सा एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा? क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट जब मिलेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ओ भाई कोई दिवाली नहीं, पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूं दो तीन चीजें क्लियर क्लियर सुन लो ध्यान से। भाई ताला लगा दे उसमें, पहले बैग में ताला लगा, तुरंत बंद करता है एकदम से। पढ़ लियो? ठीक है बच्चे, 10 दिन प्लीज यूज करना, नहीं तो बहुत दिक्कत फंसने वाली है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? ऐसा कोई गलत फहमी में ना हो कि एक दिन, एक्चुअल में स्टार्ट ऐसे होगा, एक दिन एंजॉय कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर 2 और 3, फिर प्लान बी आ जाता है, आधा एंजॉय, फिर आधे में बहुत मेहनत, फिर प्लान सी आता है, अब क्लास वाला रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, फिर प्लान डी आता है, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिर्फ उतना रिवाइज कर लेते हैं, कम से कम आगे तो समझ में आएगा। सही है? हाँ, ऐसे प्लान आते हैं।